नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं आनुवंशिकता का परिचय। आपको बता दिया गया था आनुवंशिकता का परिचय, उसमें आपको परिभाषा भी बता दी गई थी। उसके बाद में ये भी बताया गया था कि आनुवंशिकता के जनक, आनुवंशिकता की खोज किस पौधे पर की गई। तो ये सारी बातें हो चुकी थी। यानी कि मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में या लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। यानी कि माता पिता के ऐसे लक्षण जो संतति कोशिकाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं या पहुंचते रहते हैं, ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिकता के पिता यानी कि फादर ऑफ हेरिडिटी सर ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। आनुवंशिकता के नियमों की खोज या सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों की खोज मटर के पौधे पर की। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नेम पाइसम सेटाइवम होता है। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था आपको कि मटर के पौधे का ही चुनाव सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्यों किया। एक वर्षीय पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, इसे उद्यानों में आसानी पूर्वक लगा सकते हैं और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक ले जा सकते हैं। उसके बाद में यह भी बताया था कि इसमें परागण की क्रिया भी कराई जाती है, कृत्रिम परागण, परपरागण, स्वपरागण, ये परागण की क्रिया कराई जाती है। और आगे इसके आगे मैंने ये भी बताया था कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने या आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। पहला नियम ये बताया था आपको प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। अगला बताया था नंबर 2 पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। अगला मैंने बताया था आपको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो बात समझ गए आप लोग कि मैंने पहला नियम बताया था प्रभाविता का नियम, अर्थात सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम बताए। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कई बार परीक्षाओं में यह पूछ दिया जाता है कि पृथक्करण का नियम या इसका एक दूसरा नाम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिर से सुन लीजिएगा, पृथक्करण का जो नियम है उसका दूसरा नाम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी है। अर्थात परीक्षाओं में अगर पूछ दिया जाए युग्मकों की शुद्धता के नियम को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो आपको समझना है कि पृथक्करण के नियम को ही पूछा गया है। उसके बाद में अगला नंबर आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इसका जो दूसरा नाम होता है उसे कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस या द्विसंकर संकरण। तो फिर से मेरी बात समझ लेना कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम अर्थात युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अर्थात द्विसंकर संकरण या द्विसंकर क्रॉस। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पहला रूल अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? आनुवंशिकता का पहला नियम अर्थात प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 भिन्न
भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लिए। पहला पौधा लिया शुद्ध लंबे, या हम ऐसा लिख सकते हैं लंबे पौधे और दूसरा है बौने पौधे। यानी कि प्रभाविता के नियम में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे का चुनाव किया। लंबे पौधे को कैपिटल टीटी से हम प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और बौने पौधे को स्मॉल टीटी। जो ये है लंबे पौधे या बौने पौधे हैं, इनको कहा जाता है जनक पीढ़ी। और आपको ये सदैव याद रखना है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, वो सदैव और सदैव जोड़े में ही जाते हैं। अर्थात आपको बताया गया है पहली कक्षाओं में या इसके बाद में आपको ये बताया जाएगा अभी कि मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उसमें से जैसे ही एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है या एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो विकार उत्पन्न हो जाता है या रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बात यहाँ पे समझिएगा, जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता के नियम में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे का चुनाव किया। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी। इसके बाद में इन दोनों के बीच में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने संकरण या क्रास कराया। जैसे ही संकरण कराते हैं तो देखते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। इसको कहा जाता है F1 पीढ़ी। और यहां पर जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण, और जो स्मॉल टी है वो होता है अप्रभावी लक्षण। तो बात समझ लेना फिर से आपको। प्रभाविता के नियम में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने दो प्रकार के पौधों का चुनाव किया, लंबे पौधे और बौने पौधे। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी। फिर क्या होता है कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में आपस में संकरण करा देते हैं। जब संकरण कराते हैं तो संकरण कराने पर जब कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में संकरण कराते हैं तो आता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद में फिर कराते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ में संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, जो यहाँ पर कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण को रिप्रेजेंट करता है, जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण को प्रकट करता है। अर्थात जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। सभी लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे। फिर से समझ लेना आपको। प्रभाविता के नियम में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने दो प्रकार के पौधों का चुनाव किया, लंबे पौधे, बौने पौधे। लंबे पौधे को कैपिटल टीटी और बौने पौधे को हम स्मॉल टीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में आपस में संकरण करा दिया या क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर होता है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण है। इसीलिए F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब आपको अगर आपसे थ्योरी पूछी जाती है, ये तो आपका रेखा चित्र, अगर आपको ये रेखा चित्र आता है तो आप थ्योरी आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखना है? प्रभाविता का नियम पूछा गया परीक्षा में, तो आपको लिखना यह है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने दो प्रकार के पौधों का चुनाव किया,
लंबे पौधे, बौने पौधे, लंबे पौधे को कैपिटल टीटी और बौने पौधे को स्मॉल टीटी। इन दोनों के बीच में यानी कि अर्थात लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच में संकरण कराया या क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर पाया कि F4 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण है। अर्थात F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यही प्रभाविता का नियम है। तो बात समझ गए। अब हम बात आगे करते हैं, अर्थात दूसरे नंबर पे चलते हैं, दूसरे नियम पे चलते हैं, पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण के नियम में क्या होता है? अब पहला नियम आपको बता दिया गया प्रभाविता का नियम। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रभाविता मतलब जो अपना प्रभाव दिखाई देगा, दिखाएगा वही रहेगा, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा वो चला जाएगा। ठीक है। अब नंबर दूसरा आता है पृथक्करण का नियम। दूसरा जो रूल है वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसी का दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। बिल्कुल ध्यान से आपको ये नियम आनुवंशिकता के तीनों देखते हुए चल रहा है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आता जरूर है, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और जितने भी सेट आते हैं उसमें सब में आपको आएगा जरूर यहाँ से एक नया क्वेश्चन। तो बात समझ लेना है, पृथक्करण के नियम का ही दूसरा नाम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब एग्जाम में अगर ये पूछ दिया जाता है कि युग्मकों की शुद्धता के नियम को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो आप सदैव याद रखना है कि युग्मकों की शुद्धता का नियम अर्थात सर ग्रेगर जॉन मेंडल का या आनुवंशिकता का दूसरा नियम अर्थात पृथक्करण का नियम। अब नाम से ही पता चल रहा है पृथक्करण, पृथक मीन्स होता है अलग अलग। अब यहां पर फिर से वही प्रोसेस होती है कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे लंबे पौधे चुनाव किया था। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी, बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी। इसको कहा जाता है जनक पीढ़ी। तो बात समझते हुए चलना है आपको, ठीक है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे का चुनाव किया। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी। इन दोनों के बीच में पुनः संकरण कराया। जब संकरण कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, कैपिटल टी जो है वो प्रभावी लक्षण है, और जो स्मॉल टी है वो है अप्रभावी लक्षण। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको प्रभाविता के नियम में यहीं तक ही समझाया गया था, ठीक है। अब सेम वही प्रक्रिया चलनी है, आपकी करनी है आपको। पृथक्करण के नियम में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे का चुनाव किया। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर फिर पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में क्या होता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, जो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए थे इनका आपस में संकरण करा
इनका आपस में ही क्रॉस करा दिया, इन दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया। जब कैपिटल टी के साथ में संकरण कराएंगे तो क्या आ जाए, कैपिटल टी। उसके बाद में जब इसका इसके साथ में होगा तो क्या आ गया, कैपिटल टी। जब कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में होगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद में फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद में फिर से होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये बात समझ ली? यानी कि जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए थे, इनके बीच में या आपस में ही सर ग्रेगर जैन मेंडल ने संकरण कराया। संकरण कराने पर क्या देखते हैं कि जब कैपिटल टी और कैपिटल टी तो कैपिटल टी आता है, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद पुनः फिर होता है कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी। अर्थात ये जो प्राप्त होती है इसे कहते हैं F2 पीढ़ी। यहां तक बात समझ में आई? अब बात आती है कि जो कैपिटल टी है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे। और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि जो कैपिटल टी वो प्रभावी है और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी है, अर्थात ये भी क्या होंगे, मिश्रित लंबे, जिनको कहा जाता है हाइब्रिड या संकर मिश्रित लंबे। तो ये भी जो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी क्या हो जाएंगे, मिश्रित लंबे। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल टी है तो यहाँ पर शुद्ध बौने। दिख रहा है? बात समझ गए हो ना? यानी कि F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे सर ग्रेगर जैन मेंडल ने इनका आपस में ही संकरण या कैपिटल टी, यहाँ पर F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है उसमें सर ग्रेगर जैन मेंडल ने आपस में ही संकरण कराया। आपको इस हिसाब से लाना तो क्या आपको करना है, कैपिटल टी दिया गया, स्मॉल टी दिया गया, ठीक है। हमको संकरण कराया, फिर दिया गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका इसके साथ में जब हम क्रॉस कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी, इसका इसके साथ में होगा फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी, फिर उसके बाद में इसका इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का किसके साथ, स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी के साथ। तो बात वही आ गई, बात समझ लो ना। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबे, इसको बोलेंगे मिश्रित लंबे, इसको भी बोलेंगे मिश्रित लंबे, इसे बोलेंगे शुद्ध बौने। अर्थात इसका रेशियो बहुत बार पूछा जा चुका है, अनुपात इसका बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है अगर पूछा जाए एग्जाम में कि शुद्ध लंबे, मिश्रित लंबे और शुद्ध बौने पौधे का अनुपात, तो शुद्ध लंबे कितने पौधा, 1, और मिश्रित लंबे कितने, 2, और बौने पौधे कितने, 1। जब इसका रेशियो पूछा जाएगा कि शुद्ध लंबे पौधे का अनुपात, यहां पे देख लीजिएगा स्पष्ट रूप से, फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध लंबे पौधे, मिश्रित लंबे और बौने पौधे का अनुपात, तो आप क्या लिखोगे, 1:2:1, अर्थात 1:2:1, ये आपका निकल के आएगा। इस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाएगा तो, यानी पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर पूछ दिया जाता है कि शुद्ध लंबे, मिश्रित लंबे और शुद्ध बौने का अनुपात कितना है पृथक्करण के नियम में या युग्मकों की शुद्धता के नियम में, तो 1:2:1, अर्थात 1:2:1। और दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है लंबे पौधे, अगर जो शुद्ध लंबे हैं और मिश्रित लंबे हैं उनको हम किसमें काउंट करेंगे, लंबे में ही तो काउंट करेंगे। उसके बाद में बौने पौधे,
तो लंबे पौधे कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध लंबा एक पौधा था, मिश्रित लंबे। अब बात आएगी केवल लंबे पौधे की, तो एक यहाँ पे था, दो यहाँ पे, तो कितने हो गए, 3 हो गए। और बौना पौधा कितना था, 1 था। अगर लंबे पौधे और बौने पौधे का रेशियो पूछता है तो 3:1 यानी कि अर्थात 3:1। तो बात समझ गए। फिर से आप सुन लीजिए। पृथक्करण के नियम का दूसरा नाम जो है उसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे का चुनाव किया। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी। इन दोनों के बीच में या इनके बीच में आपस में संकरण कराया। संकरण कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के पौधे फल पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण है। इसीलिए फल पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जो फल पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए या फल पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने उनका आपस में ही क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के नाम ऊपर ही लिखा है पृथक्करण। पृथक मतलब होता है अलग अलग। तो जब आपस में ही संकरण कराते हैं फल पीढ़ी का, तो अलग अलग या भिन्न प्रकार के या पृथक पृथक प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे कि शुद्ध लंबे पौधे, मिश्रित लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे। अगर आप परीक्षा में या एग्जाम में आपसे यह पूछा जाता है कि शुद्ध लंबे और मिश्रित लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात कितना है, तो 1:2:1 आप लिखोगे। अगर आपसे पूछा जाता है लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात कितना है, तो 3:1 यानी कि 3:1 आप बोलोगे। तो बात समझ गए ना मेरी? ठीक है। अब आपसे थ्योरी अगर पूछ दी जाती है तो आपको थ्योरी में कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको रेखा चित्र बनाना आता है आप थ्योरी लिख लोगे। क्या लिखना है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 भिन्न प्रकार के पौधों का चुनाव किया। शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी, बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी। इन दोनों के बीच में संकरण कराया। संकरण कराने पर पाया कि फल पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। जो फल पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए, फिर सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनका आपस में ही क्रॉस कराया, संकरण कराया। संकरण कराने पर पाया कि पृथक पृथक या भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे कि कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल टी है उन्हें शुद्ध लंबे पौधे कहते हैं। जो कैपिटल टी स्मॉल टी है उन्हें मिश्रित लंबे पौधे कहते हैं। जो कैपिटल टी उन्हें शुद्ध बौने पौधे कहते हैं। अर्थात शुद्ध लंबे अनुपात मिश्रित लंबे अनुपात बौने का अनुपात क्या होगा, तो 1:2:1। अगर पूछ दिया जाए कि लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात कितना होगा, तो 3:1। ये यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये था आपका पृथक्करण का नियम अर्थात युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये था सर ग्रेगर जॉन मेंडल का दूसरा नियम। अब बात आगे चलती है सर ग्रेगर जॉन मेंडल के तीसरे नियम की तरफ या आनुवंशिकता का तीसरा नियम, जिसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या द्विसंकर क्रॉस या ठीक है, बात समझ गए हो? अगला नियम जो है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, या जिसे कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस या द्विसंकर संकरण। आपसे बोर्ड एग्जाम में या परीक्षाओं में पूछ दिया जाएगा कि द्विसंकर क्रॉस को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो आपको सदैव याद रखना है कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल का या आनुवंशिकता के तीसरे नियम की बात की जा रही है। तो बात समझ गए हो? अब हम चलते हैं तीसरे नियम की तरफ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जो नियम है, नियम नंबर 3, अर्थात जो आनुवंशिकता का नियम है वो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अर्थात इसका जो दूसरा नाम है वो भी देख लीजिए, द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर
संकर क्रॉस या संकरण भी कहा जाता है। तो बात समझ गए हो ना मेरी? अर्थात जो स्वतंत्र अतिवहन के नियम का नाम है उसी को ही द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। तो ये है सर ग्रेगर यान मेंडल का या आनुवंशिकता का तीसरा नियम। तो हम बात करते हैं सर ग्रेगर यान मेंडल ने आनुवंशिकता के तीसरे नियम में दो भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों का चुनाव करते हैं। स्वतंत्र अतिवहन के नियम में सर ग्रेगर यान मेंडल ने गोल पीले और झुर्रीदार हरे पुष्पों का चुनाव करते हैं। गोल पीले को लिखा जाता है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। उसके बाद में जो झुर्रीदार हरे हैं उनको लिखा जाता है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसे कहा जाता है जनक पीढ़ी। इसके बाद में क्या होता है सर ग्रेगर यान मेंडल आपस में इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस जब कराते हैं इन दोनों के बीच में तो निकल के आता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जब आर का आर के साथ में संकरण कराएंगे तो ये निकल के आएगा। जब आर का आर के साथ में संकरण कराएंगे तो ये निकल के आएगा। जब कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ में तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ में तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अर्थात जो F1 पीढ़ी आती है, फिर से समझते चलना है। जो F1 पीढ़ी आई है F1 पीढ़ी में क्या होगा? सभी गोल पीले ही पुष्प पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो प्रभावी लक्षण है, जो स्मॉल आर है वो अप्रभावी लक्षण है। और कैपिटल आर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? गोल को, राउंड लिखते हैं या नहीं? ठीक है। अब आगे बात सुनिए मेरी। तो जो कैपिटल आर है वो प्रभावी है, जो स्मॉल आर है वो अप्रभावी है, जो कैपिटल वाई है वो प्रभावी है, जो स्मॉल वाई है वो अप्रभावी है। इसी के कारण जो F1 पीढ़ी में पुष्प प्राप्त होते हैं वो सभी कैसे होंगे? गोल पीले। अब क्या होता है? जो F1 पीढ़ी में पुष्प प्राप्त होते हैं सर ग्रेगर यान मेंडल इनका अलग-अलग संकरण कराते हैं। जब अलग-अलग इनका संकरण कराते हैं तो निकल कर ये आता है सामने। जब कैपिटल आर का वाई के साथ में कैपिटल वाई के साथ में कराया जाएगा संकरण तो आएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। उसके बाद में कैपिटल आर का जब स्मॉल वाई के साथ में कराया जाएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। उसके बाद में जब कराया जाएगा आर का स्मॉल आर का वाई के साथ में तो क्या आएगा? स्मॉल आर और कैपिटल वाई। उसके बाद में पुनः फिर से यही प्रक्रिया चलाएंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये निकल के आएगा। तो इधर भी सेम वही प्रक्रिया है। ठीक है। जो इधर लिखा हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर भी लिखा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जब कैपिटल आर का वाई के साथ में संकरण कराया जाएगा तो निकल के आएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसके बाद में जब कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ में कराया जाएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर का वाई के साथ में कराया जाएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ऐसे ही आर का वाई के साथ में कराया जाएगा तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसे कहते हैं F2 पीढ़ी। ये F1 पीढ़ी आई थी, F2 पीढ़ी। ठीक है, बात अब समझ गए यहां तक। अब क्या होता है? जो ये निकल के आए हैं आपके विभिन्न प्रकार के पुष्प निकल के आए हैं F2 पीढ़ी में। सर ग्रेगर यान मेंडल जी जो F2 पीढ़ी में पुष्प प्राप्त हुए हैं या निकल के आप तैयार हैं, फिर इनका दोनों का यानी F2 पीढ़ी में जो भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प आए हैं फिर इनका दोनों का आपस में संकरण या क्रॉस कराते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। गोल पीले झुर्रीदार हरे का चुनाव किया। गोल पीले के लिए कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, झुर्रीदार हरे के लिए स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। इन्हें कहा जाता है जनक पीढ़ी।
ये निकल जाएगा। तो बात समझ गए, यानी कि F1 पीढ़ी में गोल पीले क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि जो कैपिटल R है वो प्रभावी है और जो स्मॉल r है वो अप्रभावी है, जो कैपिटल Y है वो प्रभावी है, जो स्मॉल y है वो अप्रभावी है, इसीलिए F1 पीढ़ी में गोल पीले पौधे पुष्प प्राप्त हुए। जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, फिर सर ग्रेगर या मेंडल क्या करते हैं, इनका अलग-अलग ही आपस में संकरण करा देते हैं। जो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y जो प्राप्त हुए, इनका आपस में ही संकरण करा दिए। तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ये प्राप्त हुए। इधर भी सेम वही प्रक्रिया हो। तो ये अब जो F2 पीढ़ी में पुष्प प्राप्त हुए, अब क्या करते हैं कि सर ग्रेगर या मेंडल जो F2 पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं पुष्प, इनका आपस में संकरण कराते हैं। अब संकरण जब कराएंगे तो क्या आएगा, याद रखना है आप सबको। क्या निकल के आया था, आपको भी जस्ट बताया गया है कि निकल के आ रहा था जो कैपिटल R और स्मॉल ये आपका था। तो इनके बीच में जब आपस में सर ग्रेगर या मेंडल ने क्रॉस कराया, जब इसका इसके बीच में कराया था तो आया था आपका ये निकल के। जब इसका आया तो कैपिटल R कैपिटल Y आ गया। जब कैपिटल R का स्मॉल y के साथ में तो कैपिटल R और स्मॉल y, ये समझ लेना। फिर से स्मॉल r और y के साथ में तो स्मॉल r और कैपिटल Y, फिर इसके इन दोनों के बीच में यानी कि अर्थात स्मॉल r और स्मॉल y के साथ में तो ये निकल गया था। इसी प्रकार से दोनों थे, तो आपको चार्ट में ये सेम लिखना। अब हमको चार्ट बनाना है, ठीक है। देखो कैपिटल R लिखा गया है, कैपिटल Y है, फिर कैपिटल R है, फिर स्मॉल y है, स्मॉल कैपिटल। ये बात समझ गए? तो उसके आगे देखिए, अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। पूर्ण विराम लगो है, लंबी पर पूर्ण विराम लगो है। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल y, आपको ये बताएगा, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब फिर से इधर जो निकल के आया था सेम वही दूसरा वाला भी निकल के आया था। तो कैपिटल R कैपिटल Y यहाँ पर लिख लेंगे, कैपिटल R स्मॉल कैपिटल स्मॉल ये। अब क्या होता है कि हम इन दोनों के बीच में जो 2 पीढ़ी में अलग अलग प्रकार के पुष्प आए थे, फिर क्या होता है सर ग्रेगर या मेंडल इन दोनों का आपस में संकरण कराते हैं या क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो कैपिटल R और कैपिटल Y बन जाएगा। बात समझ गए यहाँ पर? यानी कि कैपिटल R तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल Y का Y इसके साथ में कैपिटल Y, फिर इसके बाद में इसका जो क्रॉस होगा वो कैपिटल R और स्मॉल y के साथ में होगा। तो हम लिख लेंगे कैपिटल R और कैपिटल Y और स्मॉल y। ये आपको समझ में आ रहा है कि यानी कि R कैपिटल R है, जो R के साथ में होगा तो कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल Y है, यहाँ पे स्मॉल y है, तो यहाँ पर जो कैपिटल Y है स्मॉल y, तो कैपिटल Y और स्मॉल y। इसी प्रकार से चलता रहेगा। फिर है क्या, कैपिटल R और कैपिटल Y का स्मॉल R और स्मॉल R और कैपिटल Y के साथ में जब होगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? फिर इसका इसके साथ में संकरण होगा तो आप देख लीजिए ये निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी। अब क्या होगा, अभी तक तो हम इसके साथ में किए तो सबके साथ में हो रहा था संकरण। अब क्या होगा, कैपिटल R और स्मॉल y का संकरण कराया जाएगा सभी के साथ में। तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। बात समझ गए?
ठीक है, समझते रहिए। ठीक है, अब ये कैसे आया, तो इसका इसके साथ में जब हम कराएंगे तो यही तो आएगा, कैपिटल आर यहाँ पे, स्मॉल आर यहाँ पे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ पर भी स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बात समझ में? फिर अब क्या होगा, इसका हम इसके साथ में पहले कराएंगे, तो कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। बात समझ गए? ऐसे आगे से पूरा हो जाएगा। फिर आगे ही प्रक्रिया, अब इसका इसके साथ में जब होगा तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ये निकल के आएगा। जब स्मॉल आर और कैपिटल वाई का संकलन स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ में कराया जाएगा तो स्मॉल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल। ये बात समझ गए हो? अब आगे ऐसे क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई का जब संकलन हम कराएंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई तो निकल के आएगा आर आर और वाई वाई, अर्थात कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे ही आगे इसके साथ में जब कराएंगे तो ये निकल के आएगा। तो बात समझ गए हो? आगे कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई का जब हम कराएंगे तो स्मॉल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल, उसके बाद में जब हम इसका इसके साथ में कराएंगे तो स्मॉल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, यानी कि अर्थात यहाँ पर स्मॉल आर है स्मॉल वाई है, यहाँ पर भी स्मॉल आर है स्मॉल वाई है, क्या होगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई है। तो बात समझ गए? अब बात आती है यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के पुष्प प्राप्त होते हैं। जो पुष्प प्राप्त होते हैं कैपिटल आर आर को सबसे पहले ऊपर मैंने बताया था, कैपिटल आर आर से किसको रिप्रेजेंट किए थे, गोल को, तो यहाँ पे सबसे पहले गोल। और कैपिटल वाई वाई से किसको रिप्रेजेंट कराया था, पीले को, याद रखना है, तो गोल पीले। बात समझ गए हो? ऐसे ही आगे क्या होगा, कैपिटल आर आर है तो कैपिटल आर से मैंने किसको बताया था, गोल। अब यहाँ पे पूरा फिर से देखिए और याद करिए, पहला नियम प्रभाविता का नियम मैंने बताया था, जो बड़ा होता है, जो कैपिटल होता है वो प्रभावी होता है, जो स्मॉल होता है वो होता है अप्रभावी। तो वही चीज आ गई, तो गोल। और कैपिटल वाई से किसको लिखते हैं, पीले को, गोल पीले। फिर आगे देखिए यहाँ पर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर प्रभावी है और स्मॉल आर जो है वो है अप्रभावी। तो कैपिटल आर को किससे लिखते हैं, गोल से, और कैपिटल वाई वाई है तो पीले। इसके आगे कैपिटल आर है गोल और यहाँ पर कैपिटल वाई है पीले। अब आगे क्या होगा, फिर से कैपिटल आर आर है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो गोल पीले। ठीक है, कैपिटल आर आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर आर के लिए गोल और स्मॉल वाई वाई। अब याद करिएगा स्मॉल वाई वाई अर्थात क्या होगा, गोल हरे, क्योंकि हम क्या बताया गया था आपको, गोल पीले के लिए आपको कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई बताया गया था। अब जब आपको बताया गया था कि स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई वो कहेंगे, वो बताया गया था झुर्रीदार हरे के लिए। स्मॉल से क्या लिखते हैं, झुर्रीदार को लिखते हैं और इसको लिखते हैं स्मॉल को हरे को, तो यहाँ पे गोल हरे। बात समझ लेना है। इसके बाद में फिर से आ गया कैपिटल आर तो गोल, कैपिटल वाई है पीले, इसके बाद में फिर से होगा गोल और स्मॉल है तो हरे। तो बात यहाँ तक क्लियर हुई? ऐसे ही आगे चलिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है कैपिटल को गोल और यहाँ पे कैपिटल कैपिटल है पीले। फिर से यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर है, कैपिटल आर को गोल, कैपिटल वाई को पीले। ऐसे ही स्मॉल आर आर और कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर आर से क्या लिखते हैं हम, ये बताया था झुर्रीदार, याद रखना है झुर्रीदार, और कैपिटल वाई वाई से पीले। फिर से यहां पर आ गया स्मॉल आर तो झुर्रीदार, ये भी हो गया झुर्रीदार, कैपिटल वाई है पीले। अब आगे कैपिटल आर स्मॉल वाई है तो गोल, कैपिटल वाई है पीले। पीले का मतलब और कुछ ना, पीले पीले कलर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आगे कैपिटल आर है तो गोल
अब देखिएगा स्मॉल वाई वाई है, स्मॉल वाई वाई को किससे क्या लिखते हैं? हरे। तो यहाँ पे गोल हरे। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो स्मॉल झुर्रीदार आ गया, झुर्रीदार। और ये क्या है कैपिटल वाई? पीले। और अंत में क्या है? स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई, इसको हम क्या लिखे थे? झुर्रीदार हरे। तो ये हो गया झुर्रीदार, झुर्रीदार हरे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसका रेशियो पूछा जाता है। रेशियो इधर देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है सर? अब इसका रेशियो जो पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा रेशियो में? रेशियो में ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र अपव्यय के नियम में, अर्थात द्विसंकर क्रॉस का जो नियम है या मेंडल का जो तीसरा नियम है या आनुवंशिकता का जो तीसरा नियम है, इसमें जो पुष्प प्राप्त होते हैं उनका अनुपात कितना होता है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गोल पीले, गोल पीले। अब काउंट कर लेते हैं गोल पीले कितने हैं? 1 2। आपको कॉपी पर टिक नहीं लगाना है परीक्षा में, केवल ये हम बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए कितने हैं उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, गोल पीले 9 पुष्प आ रहे हैं, लिख लिए 9 पुष्प। उसके बाद में क्या लिखेंगे? झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले। एक जैसे पहले लिख लेते हैं, झुर्रीदार पीले। ये कितने हैं? अब झुर्रीदार पीले का नंबर आया 1 2 और 3। ये 3 पुष्प प्राप्त हुए। उसके बाद में बात आती है, फिर अब हम क्या करेंगे? गोल हरे, गोल हरे। जो गोल हरे पुष्प है वो कितने हैं? 1 2 और 3। ये जो 3 पुष्प हैं वो गोल हरे हैं। उसके बाद में कौन प्राप्त? उसके बाद में कौन बचता है? झुर्रीदार हरे। तो हम लिख लेंगे झुर्रीदार हरे। वो कितने पुष्प है? मात्र 1 पुष्प है। तो इसका जब रेशियो आपसे पूछा जाएगा या अनुपात पूछा जाएगा, गोल पीले, झुर्रीदार पीले, गोल हरे या झुर्रीदार हरे, अर्थात स्वतंत्र अपव्यय का नियम, अर्थात या द्विसंकर क्रॉस या मेंडल का तीसरा नियम या आनुवंशिकता के तीसरे नियम में जो रेशियो निकल के आता है उसका अनुपात सदैव क्या होता है? 9:3:1। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया बहुविकल्पी, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है उसमें रेशियो आपको बहुत घुमा घुमा के दे देगा, कुछ नहीं करेगा, बस ये इनमें से ये 2 डिजिट या 2 आगे की डिजिट वो आपस में चेंज कर देगा, आपसे पूछ लेगा, आप गड़बड़ा जाओगे। लेकिन आपको गड़बड़ाना नहीं, आपसे याद रखना है, आपको कंठस्थ कर लेना है कि इसका जो रेशियो होगा 9:3:1 के अनुपात में पुष्प प्राप्त होते हैं। ये आज की कथा समाप्त होती है यहीं पर। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।